नमस्कार। आरएस राजस्थान इतिहास का जो सीरीज अपना ऑनगोइंग है, इसका आज ऐतिहासिक स्रोतों का नेक्स्ट एपिसोड है। पिछले सेशन में आप लोगों ने अभिलेख वाला एपिसोड्स कंप्लीट हो गए थे, पूरे अभिलेख आप लोगों ने देख लिए थे। आज के इस एपिसोड में मैं साहित्यिक स्रोत या जिससे हम लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। उम्मीद है ये काफ़ी आपके लिए उपयोगी सीरीज सिद्ध हो रही है। जब हम साहित्य की बात करते हैं तो जिनमें ख्यात है, रासो है, कई अलग अलग प्रकार के हमारे सामने प्राचीन कालीन साहित्य के प्रकार सामने आते हैं। देखिएगा, बिना वक्त गंवाए अपन अपनी बात को आगे करते हैं। कई कई प्रकार के, इससे आप रासों की बात कर सकते हैं, ठीक है, आप वेली की बात कर सकते हैं। ये जितने भी ग्रंथ हैं डिंगल और पिंगल भाषा में रचित साहित्य है। अब यद्यपि जब राजस्थान संस्कृति को देखते हैं तो वहाँ पर भाषा बोली में आप डिंगल पिंगल को ज़्यादा लेते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में मैं ज़्यादा जो फोकस करूँगा, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है किसी भी लिटरेरी सोर्स का, किसी भी साहित्यिक स्रोत का, इस अध्याय में ज़्यादा हमारा जोर उस चीज़ पर रहेगा। तो ये तमाम प्राचीन कालीन जो चारण कवि हैं, जो भाट हैं, उनके द्वारा समकालीन राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक घटनाओं पर जो प्रकाश डाला गया है, उनकी बात है। अब रासो हो गया, वेली हो गया, विगत हो गया, प्रकाश, मरसियां, ये कई प्रकार के जो ग्रंथ हैं जो अलग अलग अवसरों पर उस जमाने के दरबारी चारण साहित्यकारों या व्यक्तिगत स्तर पर लिखे गए हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ कंसाइज लिस्ट प्रदान करता हूं जो जनरली क्वेश्चंस के रूप में हिट करते हैं। जैसे यदि मैं आप लोगों से चर्चा करूं, सबसे प्रामाणिक और सबसे प्राचीन ख्यात जो है वो नैनसिरी ख्यात है। राजस्थान का सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में भी नैनसिरी ख्यात ही आता है। नैनसिरी ख्यात जिनके जो लेखक हैं वो है मुंशी देवी प्रसाद। हमने पहले भी मुनोत नैनसी, हमने पहले भी बड़ी चर्चा करी कि मुनोत नैनसी साहब जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी साहित्यकार थे, और मुंशी देवी प्रसाद ने मुनोत नैनसी को राजपूताने का अबुल फजल भी पुकारा है। प्रथम चारण साहित्य अचलदास खींचरी वचनिका को बोला गया। अचलदास खींचरी वचनिका शिवदास गार्डन की रचना है, ठीक है, ये प्रथम चारण साहित्य। अब शानदार युग का महाकाव्य चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। अब अभी आपने देखा कि मुनोत नैनसी की रचना नैनसिरी ख्यात को सबसे प्राचीन ख्यात बोला गया है। तो मुंशी देवी प्रसाद ने इसीलिए मुनोत नैनसी को भी राजपूताने का अबुल फजल का है। इसको राजस्थान का कोश भी कहा जाता है। नैनसिरी ख्यात के जो लेखक है मुनोत नैनसी, इनकी एक और रचना है मारवाड़ रा परगनारी विगा, जिसे सर्व संग्रह ग्रंथ एवं राजपूताने का गजेटियर भी कहा जाता है। मतलब कुल मिलाकर एक पूरी लिस्ट है। इन्हें शुरुआत में आप देखिए, फिर हम जो मुख्य ऐतिहासिक स्रोत के रूप में साहित्यिक रचनाएं हैं उन पर हम एक एक करके प्रकाश डालेंगे। और ये लास्ट हिस्सा है ऐतिहासिक स्रोत का। उसके बाद फिर हम जितनी सभ्यताएं हैं, पाषाणकालीन और ताम्र और अन्य जितनी भी कांस्य लोहयुगीन सभ्यताएं हैं, उनकी पूरी एक सीरीज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिएगा, अपनी बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो राजस्थान की सबसे विश्वसनीय एवं सबसे प्राचीन ख्यात, राजस्थान की जो सबसे प्राचीन ख्यात हमारे सामने आती है। अब ख्यात जो शब्द है वो अपने आप में ही सब कुछ बयान कर रहा है। ख्यात का मतलब होता है ख्याति, प्रसिद्धि, प्रशंसा। तो किसी नरेश की उपलब्धियों को साहित्यिक श्रृंगार युक्त भाषा में प्रस्तुत करना, हालांकि इसमें वीर रस प्रधान होता है, जिसको हम ख्यात कहते हैं। तो ख्यात असल में ख्याति शब्द का अपभ्रंश, बिगड़ा हुआ रूप है, या राजस्थानी एक्सेंट आप उसे कह सकते हैं। प्रोफेसर राधेश्याम त्रिपाठी जी का ऐसा कहना है। तो किसी भी शासक या वंशावली की या किसी एक राजवंश के विशेष राजनीतिक प्रशासनिक उपलब्धियों को डिंगल रूप में प्रस्तुत करना वो ख्यात कहलाता है। तो सबसे जो प्राचीन ख्यात हमारे सामने आती है वो आती है, याद रखिएगा, नैनसिरी ख्यात। अब इनका जो लेखक है उनके बारे में एक बार जान लीजिए। नैनसिरी ख्यात के जो लेखक हैं वो हैं असल में मुहनोत नैनसी,
और आप लोगों ने यह भी देख लिया कि मूणौत नैन्सी जो हैं वो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी साहित्यकार थे मूणौत नैन्सी। ठीक है, याद रखना के संरक्षण में थे, दरबारी साहित्यकार थे। अब जो इनकी रचना है नैन्सी मूणौत नैन्सी, अच्छा यहाँ पर मैंने मूणौत नैन्सी लिख लिया, चलिए कोई ना, जो लेखक है वो है मूणौत नैन्सी, यहाँ लिख लेता है, आइएगा। देखिए मूणौत नैन्सी, अब जो ये मूणौत नैन्सी साहब की जो रचना है, जिसको, अरे रे सही बात है भाई, आप गलती कर रहे हो, नैन्सी विख्यात बोला गया है, मैं सही लिखा था। ठीक है, चलिए इनके जो लेखक है मूणौत नैन्सी यहाँ पे आ गए हैं। अब इस नैन्सी विख्यात को राजस्थान का कोश भी कहा गया है, क्योंकि इतना विस्तृत जानकारी प्राप्त हो रही है। इसको राजस्थान का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ, सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ भी पुकारा जाता है। किस रचना को? जिसको हमने नैन्सी विख्यात कहा है। यद्यपि इनके संबंध आगे जाके बहुत बिगड़े, मूणौत नैन्सी और जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के, इन पर 1 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया गया था, और बाद में फिर इस गबन से बचने के लिए, जो ये बड़ा कलंक था उस जमाने में, तो कहते हैं कि इन्होंने, मूणौत नैन्सी साहब ने आत्महत्या भी कर ली थी बाद में। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी निकलता है कि राजस्थान का वो प्रख्यात दरबारी साहित्यकार कौन है जिसने भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर अपने भाई के साथ मिलकर सुसाइड अटेम्प्ट किया था? वो है मूणौत नैन्सी। मूणौत नैन्सी की जो दूसरी रचना है, ये तो पहली रचना है, दूसरी जो रचना है वो है मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत, मारवाड़ रा परगनारी विगत की के विशाल आकार के कारण उसे, याद रखिएगा, सर्व संग्रह ग्रंथ के विशाल आकार के कारण उसे सर्व संग्रह ग्रंथ भी पुकारा गया है। एवं इसकी प्रामाणिकता, मारवाड़ रा परगनारी विगत की प्रामाणिकता इस कदर है, इतनी ज्यादा है कि इसे राजपूताने का गजेटियर भी पुकारा गया है। गजेटियर आप लोग जानते हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। इन्हीं विशेषताओं के चलते, इन्हीं तमाम विशेषताओं के चलते, याद रखिएगा, मूणौत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने, मूणौत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने एक विशेष ख्याति या विशेष उपमा से संबोधित किया है। इन्हें राजपूताने का अबुल फजल भी पुकारा गया है, याद रखिएगा। राजपूताने का अबुल फजल भी पुकारा गया है। किसे? मूणौत नैन्सी साहब को। मूणौत नैन्सी जिन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल, क्लियर। और जो रचना है नैन्सी विख्यात, इस नैन्सी विख्यात को राजपूताने का अकबरनामा भी बोला गया है, इन्हीं मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। नैन्सी विख्यात को बोला गया है राजपूताने का अकबरनामा। राजपूताने का अकबरनामा बोला गया है। उम्मीद करता हूं कि ये तमाम जो बातें हैं आपको समझ में आ रही हैं बहुत अच्छे से। अब यदि बात की जाए कि भाई राजस्थान का प्रथम चारण साहित्य कौन सा है, उसे भी लिख लीजिएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन
चारण साहित्य कौन सा है? फिर आपका जवाब होगा अचलदास खींचीरी वचनिका, जो शिवदास गार्डन की रचना है। अचलदास खींचीरी वचनिका। अब जो ये अचलदास खींचीरी वचनिका, इसमें याद रखिएगा गागरोन के जो नरेश थे अचलदास खींची, और उनका जो संघर्ष हुआ था मालवा के सुल्तानों के साथ, उसका जिक्र है। और अचलदास खींचीरी वचनिका के जो लेखक हैं वो हैं असल में शिवदास गार्डन। उम्मीद करता हूं मैं थोड़ा स्क्रीन आउट हो जाता हूं ताकि आप लोग यहाँ तक की बात को बहुत अच्छे से देख लें, समझ लें। तो पूरी बात को एक बार देख लीजिए, फिर हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। पॉज करिए अपने वीडियो को, आगे बढ़ाइए। चलिए, अब राजपूताना का गजेटियर जो बोला गया मोनोतेंसी की जो एक और रचना है वो है असल में मारवाड़ परगना विगत। मेवाड़ का एनल्स किस ग्रंथ को पुकारा गया? आप लोग जानते हैं इस तरह के क्वेश्चंस हिट करते हैं एग्जामिनेशंस में। दलपत विजय की रचना है खुम्मान रासो। मेवाड़ का एनल्स, यद्यपि आप लोगों को मालूम है कि राजस्थान इतिहास का जो जनक है कर्नल जेम्स स्टोड, उनकी प्रसिद्ध रचना है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसको संक्षिप्त रूप में हम एनल्स भी पुकारते हैं। और इसी एनल्स को या एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान विच वाज रिटन बाय कर्नल जेम्स स्टोड, द अनदर नेम ऑफ दिस बुक एंड लिटरेचर इज द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। और उन्होंने फिर दूसरी बुक भी लिखी है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, उसको भी अपन यहाँ पे ले लेंगे। मेवाड़ का एनल्स जिस रचना को कहा गया है वो है असल में खुम्मान रासो। अब खुम्मान रासो के जो लेखक हैं वो हैं दलपत विजय। खुम्मान रासो के जो लेखक हैं वो हैं दलपत विजय। मेवाड़ का एनल्स खुम्मान रासो। अब एनल्स की जब बात चली है तो यहाँ पर विस्तार से देख लीजिए, देखिएगा कर्नल जेम्स स्टोड के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं। जो पहली पुस्तक है वो है असल में एनल्स एंड एंटीक्विटीज, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्लियर? इसी बुक को जिस एक और नाम से पुकारा गया है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। क्लियर है? ये जो बुक है ये 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। जो वॉल्यूम 1 है विच वॉज पब्लिश्ड इन 1829 एडी एंड अनदर वन इज 1832। समझते जाइएगा सारी बात को। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है, पहली बार इसी रचना में कर्नल जेम्स स्टोड ने संपूर्ण प्रदेश को, राजपूताने को राजस्थान नाम से पुकारा है। हम लोग पढ़ चुके हैं सारी बातों को, पहले एपिसोड में ही हमने इन तमाम बातों को समझ लिया था। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पुस्तक में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है राजस्थान के लिए वो है रायथान, वो है रजवाड़ा एवं पहली बार राजस्थान। राजस्थान तो फिर समझ में आ ही रहा है कि पुस्तक के नाम में ही राजस्थान शब्द आ रहा है। लेकिन जो पहला खंड है 1829 का, इसका हिंदी अनुवाद किया है पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र द्वारा, और जो दूसरा खंड है इसका अनुवाद किया है पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा एवं मुंशी देवी प्रसाद द्वारा। क्लियर? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और जो दूसरी पुस्तक लिखी गई थी कर्नल जेम्स स्टोड के द्वारा वो है
ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स पश्चिमी भारत की यात्रा। एंड ये जो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, ये राजस्थान की कई सारी रियासतों का बड़ा व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन है। यद्यपि इट्स नॉट एररलेस बुक, काफ़ी हिस्टोरिकल ब्लंडर्स इसमें दिए हुए हैं, नो डाउट, लेकिन इसीलिए कर्नल जेम्स स्टोर की जो ख्याति है वो फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री के रूप में भी रही है। याद रखिएगा, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री के रूप में भी इसीलिए जानी गई है। तो एक छोटा सा परिचय मैंने आपके सामने दे दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा, ये जो बुक है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये 1839 में आफ्टर कर्नल जेम्स स्टोर डेथ के बाद ये पब्लिश की गई थी उनकी वाइफ जूलिया के द्वारा। राजस्थान का जो प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ मैंने बतला दिया, वो नैन्सी रिख्यात को बोला गया है। मेवाड़ का एनल जो आया वो खुम्मान रासो के रूप में सामने आया। एक बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार है राजस्थान के, जिनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा मेवाड़ का इतिहास जो लिखा उन्होंने 4 खंडों में, वीर विनोद, तो उसके लेखक है कवि राजा श्यामल दास। तो इन्हें मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह जी के द्वारा तो कवि राजा का टाइटल दिया, खिताब दिया गया था, राइट। और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी। तो देखिएगा, केसर-ए-हिंद की उपाधि जिस साहित्यकार को प्राप्त हुई है वो है कवि राजा श्यामल दास। तो कवि राजा तो जो इनको मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह, और किस लिए ये टाइटल दिया गया, क्योंकि आपने 4 खंडों में वीर विनोद नामक एक रचना लिखी है जिसमें मेवाड़ का इतिहास है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 1 लाख रुपए का बजट रखा गया था उस जमाने में इस रचना को पूरा करने के लिए। तो आप आइडिया लगा लीजिए कितना हिस्टोरिकल सोर्सेज को मैटर कंपाइल किया गया होगा, रेफरेंस के रूप में काम में लिया गया होगा। सो इन्हें मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा न केवल कवि राजा का टाइटल दिया गया, अपितु एक टाइटल से और नवाजा गया इन्हीं मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा, महामहोपाध्याय। अब ये जानकारियां जनरली इस तरह की जानकारियां जिन्हें आप लोग गाइड्स में या नोट्स वगैरह में नहीं पाते हो। कवि राजा श्यामल दास, वीर विनोद जो ग्रंथ है वो मेवाड़ का इतिहास है, ठीक है। इसी प्रकार से एक साहित्यकार और है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इतिहासकार हैं जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसलिए नाम दर्ज है क्योंकि पहली बार आपने हिंदी में भारतीय लिपियों का शास्त्र लेखन किया है। तो देख लीजिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जिस साहित्यकार का नाम आता है वो है पंडित डॉक्टर, आप कह सकते हैं पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। कारण पहली बार सर्वप्रथम आपने ही हिंदी में भारतीय लिपियों का याद रखिएगा, शास्त्रीय लेखन, क्लासिकल राइटिंग, आपने जितनी भी इंडियन स्क्रिप्ट्स उस जमाने में प्रचलित थी, ये बहुत बड़ी बात थी। और ये इसलिए किया गया ताकि जो भी रिसर्चर्स हैं, शोधार्थी हैं, उन्हें सहायता प्राप्त हो सके। क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी जो लिटरेचर अवेलेबल है वो अलग अलग स्क्रिप्ट्स में है। बड़ा मुश्किल होता है एक विद्यार्थी के लिए, एक शोधार्थी के लिए कि आप पर्शियन भी जाने या पिंगल में भी निष्णात हो, डिंगल में भी निष्णात हो, आदि आदि। चलिएगा, एक बार मैं स्क्रीन आउट होता हूँ, यहाँ तक के मैटर को आप लोग आराम से देख लीजिए, फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ये पॉज करिए, मैटर को आगे लिखिए। एक बड़े साहित्यकार हैं जिनका वीर रसावतार के रूप में नाम उल्लेखित होता है, सूर्यमल मिश्र।
सूर्यमल मिश्रण को जिस नाम से जाना गया है, याद रखिएगा, वो है वीर रसावतार। ये सूर्यमल मिश्रण साहब बूंदी महाराव राम सिंह प्रथम हाड़ा के दरबारी साहित्यकार थे। और इनके बारे में इतना सा जान लीजिएगा कि जब 1857 की क्रांति के दौरान राजपूत नरेशों, सरदारों, जागीरदारों, सामंतों, तमाम इन लोगों के द्वारा जब अपने ही लोगों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार का साथ दिया गया, तब इन्होंने एक तरह से जन जागरण किया था, आत्मा को झकझोरा था इन राजपूत नरेशों को, ये कहते हुए कि ये देशपति लोग जमींदार का ठाकर छे, ये देशपति लोग जमींदार जमीन का ठाकर छे, जहाँ का सारा ही हिमालयासु गल्या नृत्या छे, वो हड़ौती में कुछ भाषा है, उसका मैं हिंदी अनुवाद करता हूँ कि ये देशपति लोग बहुत जमीन के मालिक है, लेकिन इनकी जो राष्ट्रभक्ति, जमीन के प्रति जो वफादारी है, वो हिमालय से भी अधिक गला हुआ है इनका मामला। ये बड़े मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे। यद्यपि सूर्यमल मिश्रण ने पीपलिया के ठाकुर को 1857 में ये खत में ये अपनी भावना उजागर करी थी। उससे पहले जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ के जो दरबारी साहित्यकार हैं बांकीदास, उन्होंने 1818 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए थे राजपूत नरेशों ने, तब एक कविता के माध्यम से इन समझौतों के दुष्परिणामों के विरुद्ध जनजागृति उत्पन्न करी थी। और वो कविता थी आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, यानी कि अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध जन जागरण का शंखनाद करने वाला पहला इतिहासकार बांकीदास था। एक एक करके देख लीजिएगा। वीर रसावतार बोला गया है, सूर्यमल मिश्रण को, जो बूंदी महाराव राम सिंह हाड़ा के दरबारी साहित्यकार थे। सूर्यमल मिश्रण ने फिर कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से एक सती रासो है, एक वंश भास्कर है। और सूर्यमल मिश्रण के बारे में और मैं कंफर्म कर दूं कि 1857 ईस्वी के दौरान, ठीक है, आपने पीपलिया ठाकुर फूल सिंह को खत लिखा, फूल सिंह को खत लिखा एवं उस खत के द्वारा खत लिखा एवं अंग्रेजों का साथ निभाने वाले राजपूत नरेशों एवं जागीरदारों को धिक्कारा। याद रखना, जागीरदारों को धिक्कारा था किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। इसी प्रकार से एक सज्जन और आते हैं अपने सामने, बांकीदास। अब बांकीदास की जो प्रसिद्ध रचना है वो है बांकीदास विख्यात। ठीक है, बांकीदास जो हैं वो जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ के दरबारी साहित्यकार थे। तो क्या है बांकीदास की बात, जो मैंने भी कहा मैं और क्लियर कर देता हूं। 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्वीकारने पर उसके दुष्परिणामों, जो संध्या की राजपूत नरेशन है, उसके दुष्परिणामों के विरुद्ध आयो अंग्रेज मुड़क रे ऊपर
आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक कविता के माध्यम से, नामक कविता के माध्यम से जन जागरण का शंखनाद किया था पहली बार। याद रखना, जन जागरण का शंखनाद किया गया था। तो ये यूं समझ लीजिएगा कि अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध जन जागरण का शंखनाद करने वाला प्रथम इतिहासकार 1818 ईस्वी में, उस दौर में जब राजपूत नरेशों ने EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया था, तो इन्होंने चेताया था बांकीदास ने कि आप जो कर रहे हो किसी भी सूरत में वो स्वीकार्य नहीं हो सकता है। तो ये एक प्रकार का लिस्ट है जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी को अच्छा शार्प कर सकते हो। चलिए मैं आगे बढ़ूं, हट जाता हूं एक बार, यहाँ तक के मैटर को आप लोग देख लीजिए। अब हमें ये देखना है कि कौन सा दरबारी साहित्यकार किस राजपूत नरेश के दरबार में थे, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी। कई बार ये भी प्रश्न आता है, सुमेलित कीजिए। सबसे पहले अपन सूर्यमल मिश्रण से आरंभ करते हैं। अभी हमने देखा कि जो सूर्यमल मिश्रण है ये बूंदी महाराव, बूंदी महाराव राम सिंह प्रथम हाड़ा के दरबारी साहित्यकार थे। अभी आपने देखा बांकीदास, बांकीदास जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़, जोधपुर महाराजा मानसिंह, नॉट राम सिंह, जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़। ये मानसिंह जी कौन है? वही जो 13 मार्च 1807 को गिंगोली युद्ध में जयपुर नरेश जगत सिंह से परास्त हो गए थे। अच्छा, ये गिंगोली युद्ध जो लड़ा गया था 13 मार्च 1807 को मेवाड़ राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जो विवाद था, तो मानसिंह राठौड़ जो नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, जिन्होंने 1805 में मान प्रकाश पुस्तकालय की मेहरानगढ़ में स्थापना करी और 84 खंभों का जालंधर नाथ के लिए, क्योंकि नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, गुरु आयसनाथ आपके गुरु थे, और उन्होंने भविष्यवाणी करी थी सूर्य मानसिंह राठौड़ के नरेश बनने की। तो जालंधर नाथ की स्मृति में महाराजा मानसिंह राठौड़ ने 84 खंभों का, 84 खंभों का भव्य महामंदिर जोधपुर में बनवाया था। उनके दरबारी साहित्यकार है बांकीदास। यदि मैं बात करूं मोहम्मद नैन्सी की, तो मोहम्मद नैन्सी जोधपुर महाराजा, मोहम्मद नैन्सी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम राठौड़ के दरबारी साहित्यकार थे। जो आपके कवि बिहारी की बात की जाए तो कवि बिहारी आमेर नरेश, कवि बिहारी आमेर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के दरबारी साहित्यकार थे। यदि हम बात करें कुंवर पृथ्वीराज राठौड़, अब आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ असल में हैं कौन। तो बीकानेर नरेश राव कल्याणमल राठौड़ के आप छोटे पुत्र हैं। इनके बड़े भाई का नाम था कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ के राय सिंह बीकानेरी। और कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ ने 3 नवंबर 1570 ईस्वी को नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली अपने पिता कल्याणमल राठौड़ और बड़े भाई राय सिंह बीकानेरी, जो राज सिंह असल में, उनके साथ उपस्थित होकर। बाद में ये अकबर की शरण में गया कुंवर पृथ्वीराज राठौड़, और फिर इन्होंने उत्तरी मारवाड़ी भाषा में, इनको गागरोन की जागीर दी गई थी, बख्शीश के रूप में दी गई थी अकबर से।
तो अपनी गागरोन की जागीर में रहते हुए कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ ने वैली कृष्ण रुक्मणीरी लिखा, और उसको लिखने की वजह से ही कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल साहित्य का हेरोस बोला गया है डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी के द्वारा। क्लियर है? तो आप कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ असल में अकबर का दरबारी साहित्यकार है। अब आप मैं कुछ बातें यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, जब अपन इतना पढ़ रहे हैं तो साथ साथ हिस्ट्री निकालते रहें। कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ 3 नवंबर 1570 ईस्वी को अपने पिता बीकानेर नरेश राव कल्याणमल राठौड़ और भाई राज सिंह बीकानेरी के साथ नागौर दरबार में अकबर की अधीनता आपने स्वीकार कर ली थी। अकबर द्वारा, याद रखना, इन्हें गागरोन की जागीर दी गई कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ को, और गागरोन में रहते हुए, याद रखना, गागरोन में रहते हुए उत्तरी मारवाड़ी भाषा में, गागरोन में रहते हुए उत्तरी मारवाड़ी भाषा में आपने एक ग्रंथ लिखा वैली कृष्ण रुक्मणीरी। वैली कृष्ण रुक्मणीरी। अब वैली कृष्ण रुक्मणीरी पर पहली बार जो शोध कार्य किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार जो रिसर्च या शोध कार्य किया गया वो इटली का एक शोधार्थी थे डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी, जिसे थार का साधक भी कहा गया है। थार का साधक। तो डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी ने वैली कृष्ण रुक्मणीरी की रचना पर, यद्यपि वैली कृष्ण रुक्मणीरी को 5वां वेद कहा गया है, 10,000 घोड़ों के बल के बराबर का बल बतलाया गया है, क्लियर, कई सारी, डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी ने वैली कृष्ण रुक्मणीरी की रचना करने पर कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल साहित्य का हेरोस ने कुंवर पृथ्वीराज को, याद रखिएगा, डिंगल साहित्य का हेरोस बोला है। ये इंपॉर्टेंट है। वैली कृष्ण रुक्मणीरी के लेखक कुंवर पृथ्वीराज राठौड़, जो कि अकबर का दरबारी साहित्यकार था, उसके अधीनता में था। इसी प्रकार से एक और आते हैं कवि दुर्सा आडा, जिन्होंने वैली कृष्ण रुक्मणीरी को, इसी कवि दुर्सा आडा ने, याद रखना, वैली कृष्ण रुक्मणीरी को 5वां वेद एवं 19वां पुराण बुलाया है। 5वां वेद और 19वां पुराण। तो कवि दुर्सा आडा भी अकबर के दरबारी साहित्यकार थे। यही तो थे जिन्होंने लिखा था कि हे माय पूत एड़ो जन जना राणा प्रताप, अकबर सूतो ओज क्यों जना सिराणे सांप। और कवि बिहारी, जिनके बारे में मैंने कहा कि आमेर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के दरबारी साहित्यकार थे, तो कवि बिहारी ने जब एक प्रसिद्ध रचना लिखी थी बिहारी सतसई, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, बिहारी सतसई की रचना के दौरान प्रत्येक एक छंद लिखने पर कवि बिहारी को मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम की तरफ से एक स्वर्ण अशर्फी, एक स्वर्ण मुहर दान में दी गई थी। यहाँ तक की बात को आप आराम से, मैं स्क्रीन आउट होता हूँ, यहाँ तक की बात को तुरंत जितना जल्दी हो सके लिख लीजिए, ताकि फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। तो एक और इम्पोर्टेंट बात है, तो बतलाता हूँ आपको,
कि साहब कवि बिहारी की रचना है अपने सामने कौन सी, बिहारी सतसई। अब इस बिहारी सतसई की रचना के दौरान प्रत्येक छंद की रचना पर आमेर नरेश, मिर्जा, राजा जयसिंह प्रथम ने कवि बिहारी को एक स्वर्ण मुहर याद रखना, एक स्वर्ण मुहर दान में दी थी। कवि बिहारी को बिहारी सतसई की रचना पर एक स्वर्ण मुहर, प्रत्येक जो जितने भी छंद आपके द्वारा लिखे गए हैं। तो ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। कवि राजा श्यामल दास मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी साहित्यकार हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं अभी इसी एपिसोड में कि इन्हें कवि राजा की उपाधि दी गई, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई। और जब आपने 4 खंडों में वीर विनोद की रचना करी, मेवाड़ का जब इतिहास लिखा आपने वीर विनोद, तो ब्रिटिश सरकार ने प्रसन्न होकर आपको कैसर ए हिंद की भी उपाधि प्रदान की थी। देख लीजिएगा। श्यामल दास ये मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी साहित्यकार हैं। श्यामल दास याद रखना, इन्हें कवि राजा का भी खिताब दिया गया है, इन्हें महामहोपाध्याय के नाम से भी जाना गया है और इन्हें कैसर ए हिंद का उपाधि भी दिया गया है। कैसर ए हिंद की जो उपाधि है, इस बात को याद रखिएगा बहुत अच्छे से कि वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई है, जबकि कवि राजा और महामहोपाध्याय का जो टाइटल है वो पूरी तौर पर जो हमारे सामने आता है वो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और कवि राजा वो मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। आगे देखिएगा, एक साहित्यकार बड़े प्रसिद्ध चंद बरदाई। चंद बरदाई ये अजमेर के अंतिम चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय चौहान के दरबारी साहित्यकार हैं। अब इनकी जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो को शानदार युग का महाकाव्य याद रखिएगा, एवं हिंदी साहित्य का आदि महाकाव्य भी कहा गया है। हिंदी साहित्य का आदि महाकाव्य भी चंद बरदाई तो हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यही तो सज्जन है जिन्होंने कहा था कि जी अंधे पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाकर गजनी में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। हम जानते हैं ये अनैतिहासिक तथ्य है। एक और लेखक है पद्मनाभ, जिनकी रचना कानड़दे प्रबंध है, और ये जालोर नरेश अखेराज चौहान के दरबारी साहित्यकार हैं। जालोर नरेश अखेराज चौहान के दरबारी साहित्यकार हैं। पद्मनाभ की जो प्रसिद्ध रचना है वो है असल में कानड़दे प्रबंध। जालोर के जो अंतिम चौहान नरेश हैं कानड़दे चौहान, उनके और अल्लाउद्दीन के संघर्ष का प्रसंग, और इससे बढ़कर इस पुस्तक में वीरमदेव चौहान जो कि कानड़दे चौहान के पुत्र हैं, जालोर नरेश कानड़दे चौहान के पुत्र हैं वीरमदेव चौहान, एवं अल्लाउद्दीन की शहजादी पुत्री राजकुमारी शहजादी फिरोजा
तो शहजादी फिरोजा के प्रेम प्रसंगों पर ये प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है कानड़ दे प्रबंध। कानड़ दे प्रबंध और नैनसिरी ख्यात इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि जब वीरमदेव चौहान ने शहजादी फिरोजा का दिल्ली में विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया और वीरमदेव चौहान दिल्ली से जालौर आ गया, तो अपमानित फिरोजा ने अपनी दासी गुल विहिष्ट के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी जालौर भेजी। युद्ध हुआ, कानड़ दे चौहान मारा गया, कटार घोंपकर आत्महत्या करी वीरमदेव चौहान ने। लेकिन जो शहजादी फिरोजा ने अपनी सेना को हिदायत दी थी, उसके तहत सम्मानपूर्वक इनका कटा हुआ सर वीरमदेव चौहान का दिल्ली लाया गया। कहते हैं कि कानड़ दे प्रबंध बोल रहा, भाई मैं अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ, कहते हैं कि जब थाल में से कपड़ा हटाकर जब वो कटा हुआ सर पृथ्वीराज वीरमदेव चौहान का देखा गया, तो वहां पर भी उस कटे हुए सर ने आंखें फेर ली थी, मुंह फेर लिया था अपना शहजादी फिरोजा। समझा ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये कवि की कल्पनाएं होती हैं। बाद में इसका बड़े विधिवत हिंदू विधिवत तौर तरीकों से अंतिम संस्कार करवाया गया। याद रखिएगा किसके द्वारा, आपके जो फिरोजा थी, और फिर फिरोजा ने यमुना में किलखुरी महल से यमुना नदी में कूदकर जान दे दी थी। इसी प्रकार के एक और लेखककार हैं बीटू सूजा, जिनका ग्रंथ है राव जेतसिरो छंद। ये असल में जो बीटू सूजा हैं, ये बीकानेर नरेश कल्याणमल राठौड़ के दरबारी साहित्यकार हैं। याद रखिएगा, बीकानेर नरेश कल्याणमल राठौड़, ये बीकानेर का पहला राजा था। कल्याणमल राठौड़ याद रखिएगा, बीकानेर का प्रथम नरेश था, जिसने 3 नवंबर 1570 ईस्वी को नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल बादशाह अकबर की अपने 2 पुत्रों सहित, बड़ा पुत्र राय सिंह बीकानेरी, छोटा कुंवर पृथ्वीराज राठौड़, जो अभी आपने देखा था वेल किशन रुक्मणीरी वाले के साथ क्या कहते हैं, मुगल अधीनता स्वीकार करी थी। और ये पहला नरेश था कल्याणमल राठौड़ जिसने अपने पिता राव जेतसी की हत्या का बदला मालदेव राठौड़ से लेने के लिए, जो जोधपुर का नरेश हशमत वाला बादशाह, क्योंकि साहेबा युद्ध में राव जेतसी को परास्त किया, मार दिया मालदेव राठौड़ ने, और बीकानेर पर अधिकार कर लिया था, तो कल्याणमल को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। बाद में कल्याणमल राठौड़ ने अपने पिता बीकानेर महाराजा राव जेतसी, जिनकी स्मृति में बीटू सूजा ने राव जेतसिरो छंद लिखा है, तो राव जेतसी की मौत का बदला लेने के लिए राव कल्याणमल राठौड़ ने शेरशाह सूरी का साथ दिया था मालदेव राठौड़ के विरुद्ध सुमेलगिरी या गिरी सुमेल के युद्ध में 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। ये इतिहास इतना आसान नहीं है साहब कि आप फट 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 पढ़ लें। बड़ा इंटरलिंक्ड और इंटरडिसिप्लिनरी घटनाएं एक दूसरे में घुसती नजर आती हैं। इसीलिए आप मेरी टीचिंग में एक खास बात नोटिस करोगे, कोई फैक्ट से संबंधित जितनी चीजें होती हैं मैं कोशिश करता हूँ उनको बार बार आपके सामने लेकर आऊँ, ताकि चीजें रिपीट होंगी तो पक्की बात है फिर आपके लिए याद करना भी सहज होगा। तो बीटू सूजा बीकानेर नरेश कल्याणमल राठौड़ के साहित्यकार हैं, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद, आई थिंक समझ में आ गया। ये बीटू सूजा नहीं तो कलयुग का कर्ण बोला था राव लूणकर्ण राठौड़ को, बीकानेर के राजा राव लूणकर्ण राठौड़ को कलयुग का कर्ण इसी बीटू सूजा ने बोला है। देख लीजिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। अब आप आइडिया लगा लीजिएगा कि कैसे हम इन तथ्यों को नजरअंदाज करें। बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में बीकानेर नरेश राव लूणकर्ण राठौड़ को कलयुग का कर्ण पुकारा है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। आराम से यहां तक की बात को देख लीजिए, हम फिर अपनी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। कुछ और साहित्यकार हमें देखने, कान्हा व्यास।
कान्हा व्यास याद रखिएगा महाराणा कुंभा के दरबारी साहित्यकार हैं। महेश, यह भी कुंभा के दरबारी साहित्यकार हैं। रणछोड़ भट्ट जो तेलंग ब्राह्मण है, आप लोगों ने पिछले सेशन में अभिलेखों के दौरान पढ़ा था। तेलंग ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट विश्व की सबसे बड़ी जो प्रशस्ति है राज प्रशस्ति, उसके प्रशस्तिकार हैं। रणछोड़ भट्ट, मेवाड़ महाराणा राज सिंह। मेवाड़ महाराणा राज सिंह के दरबारी साहित्यकार हैं। एक और लेखक है जयसोम। अब जयसोम की बड़ी प्रसिद्ध रचना है कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन कम काव्यम। बीकानेर महाराजा जय सिंह के दरबारी, बीकानेर महाराजा राय सिंह बीकानेरी के दरबारी साहित्यकार हैं जयसोम। बीकानेर नरेश, राय सिंह बीकानेरी के, और जयसोम की जो रचना है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना। कर्म चंद्र वंशोक्त कीर्तन कम काव्यम नामक प्रसिद्ध रचना। अब इस रचना की एक बड़ी बात मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दूं। कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन कम काव्यम नामक ग्रंथ में ही जयसोम ने राजेंद्र की उपाधि प्रदान करी है राय सिंह बीकानेरी को। ये बात भी याद रखना। इसी ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती कि राजेंद्र की उपाधि दी गई है, राजेंद्र की उपाधि, ठीक है साहब। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है कि बीकानेर नरेश राय सिंह बीकानेरी ने जब जूनागढ़ का निर्माण करवाया था बीकानेर में, तो उसका निरीक्षण करता, उसका संपूर्ण दायित्व जयसोम मंत्री जयसोम को ही सौंपा था। एक और साहित्यकार है पुंडरीक रत्नाकर। ये दरबारी साहित्यकार थे, जयपुर नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय के। जयपुर नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय के, ठीक है। इसके अलावा हम कहें जयानक कश्मीरी ब्राह्मण है और इन्होंने ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज विजय। और ये अजमेर के अंतिम चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय चौहान, जिनके दरबारी साहित्यकार आपने चंद बरदाई देखा, उनके दरबारी साहित्यकार हैं जयानक, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में है, पृथ्वीराज विजय। सोमदेव सूरी बड़ा महत्वपूर्ण है ये। सोमदेव सूरी अजमेर के नरेश विगड़ा चतुर चौहान के दरबारी साहित्यकार हैं। अजमेरू नरेश याद रखिएगा, अजमेरू नरेश विग्रहराज चतुर्थ चौहान का दरबारी साहित्यकार है सोमदेव सूरी, जिसने ग्रंथ लिखा है ललित विग्रहराज। याद रखिएगा ललित विग्रहराज। चांद खां बेसिकली जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह के दरबारी साहित्यकार हैं। और कुलपति मिश्र आमेर नरेश मिर्जा राजा प्रथम के दरबारी साहित्यकार। एक लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आती है कि किस नरेश का संबंध, मतलब किस साहित्यकार का संबंध किस दरबार से था, किस नरेश के दरबारी ये आश्रित था दरबार में। तो एक है कुलपति मिश्र, आमेर नरेश, मिर्जा
राजा जयसिंह प्रथम के दरबारी साहित्यकार हैं, याद रखिएगा कुलपति मिश्र। इसके अलावा जो चांद खां, ये संगीत गुरु भी था जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह के, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया, याद रखना। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह के दरबारी साहित्यकार थे। तो उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में आपको काफ़ी उपयोगी जानकारियां प्राप्त हुई हैं और इससे ना केवल आपका ज्ञानवर्धन होगा बल्कि कंपटीशन को फाइट करने का कॉन्फिडेंस भी आपके सामने आएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।